हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नए चैप्टर के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। यदि हम फ्लक्स के बारे में कुछ बात करें तो ऑलरेडी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो जो बात किए थे लास्ट लेक्चर में, तो दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस आई डेल्टा फाई। एक बार और आपको बता देता हूँ फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स फाई इज डिफाइंड एज बी डॉट ए, या इसको बी ए कॉस थीटा लिखा जा सकता है। जैसे हम मान लीजिए कि ये एरिया है ए और इससे मैग्नेटिक लाइन जो पास कर रही हैं वह बी है, और इसका एरिया वेक्टर हमने इधर दिखा दिया जो कि ऐसे है, और ये बी वेक्टर जिसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है। तो मैग्नेटिक लाइन पासिंग थ्रू दिस एरिया इज मेजर इन टर्म ऑफ फ्लक्स। ओके, तो अब ये जो फ्लक्स है किसी एरिया से जब वैरी करने लगता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वही ईएमएफ इंड्यूस जो होने का प्रोसेस है इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। दैट इज गिवन बाय द फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये लिखा हुआ है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड ए कंडक्टर और क्वायल स्लैश है ये कंडक्टर और क्वायल, if magnetics line are cut or total magnetic flux changes through a coil and EMF is induced in the conductor or coil, this phenomena is called electromagnetic induction. अब यदि हम बात करें कि if phi is the magnetic flux associated then is d phi is the change in flux in time dt, then d phi by dt rate of change in magnetic flux is equal to EMF induced E, या इसको ऐसे भी लिखते हैं और E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। यदि मॉड हटा दे तो यह निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? हियर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट चेंज इन फ्लक्स, या नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, नेचर ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं जो हमेशा ही इस कंसेप्ट का यूज होने वाला है। इंड्यूस ईएमएफ always oppose
द कॉज ऑफ ईएमएफ। जरा देखिए, या कॉज ऑफ ईएमएफ कह दें, या इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर देते हैं, द कॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स। देखिए, इसको मैं अगेन इसको रिपीट करता हूं इस स्टेटमेंट को कि हियर द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। यह नेचर को रिप्रेजेंट करता है कि इसका स्वभाव कैसा है, इसका नेचर कैसा है। इसका नेचर कुछ ऐसे होता है कि यह इंड्यूस जो ईएमएफ हुआ है उसका नेचर हमेशा ही इसके फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करता है। यानी यदि फ्लक्स घट रहा होता है किसी एरिया से तो उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, और यदि बढ़ रहा होता है तो घटाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना कैसे चलता है। और तो अब देखिएगा यहाँ से, ये एक वुडन सिलेंडर है, उस पर ऐसे रैप कर दिया गया है। अभी गैल्वेनोमीटर लगा दिया, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक बार मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट को अब हम लोग मूव करेंगे, यानी इससे मैग्नेटिक लाइन पास करेंगे, क्योंकि बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड देगा। जब इसको इधर मूव करेंगे, देखिए, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड जो इधर के डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करेगा, तो एक देखिए करंट इंड्यूस होने लगा। देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और ईएमएफ जब इंड्यूस होगा तो ये कुछ रेजिस्टेंस होगा और कुछ करंट भी इंड्यूस होगा। देखिए, जब हम दूर लेके जाते हैं तो वही इंड्यूस का जो नेचर है वह करंट इंड्यूस, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा सेम ऑर्डर में। तो यही है कि व्हेन द मैग्नेट आर मूव्ड अवे देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द गैल्वेनोमीटर विल बी चेंज। ओके, व्हेन द मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम, ठीक है। तो देखिए, ये एक बार और से फिनोमिना आप देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे यदि मैग्नेटिक्स लाइन किसी कॉइल से यदि बढ़ रही है, यानी फ्लक्स बढ़ रहा है, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और यदि घट रही होंगी तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। ईएमएफ इंड्यूस का नेचर कुछ ऐसे होंगे। एक बार और आप इसे देखें। ओके, कनेक्ट, देखिए गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया है। गैल्वेनोमीटर का काम है कि सिर्फ देखना है कि कोई करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। अभी देखिए फिलहाल कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। जब वेलोसिटी इसकी 0 है, जब मूव करना शुरू करेगा यानी फ्लक्स चेंज होना शुरू करेगा। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी 0 होगा तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स होगा पर वो कांस्टेंट होगा। ओके, तो ठीक है, आप लोग ये फिनोमेना समझ चुके होंगे। और लेंज ने इसी बारे में बताया कि लेंज लॉ है अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन। इन्होंने क्या बताया कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑलवेज ईएमएफ इज इंड्यूस इन सच वे दैट द इफेक्ट ऑफ दिस ईएमएफ ऑलवेज अपोज द कॉज ऑफ ईएमआई। देखिए बस इतना ही लिखा, अ कॉज ऑफ ईएमआई को थोड़ा एलोबरेट किया है, द कॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स, यानी जो भी कारण है फ्लक्स होने का, जो भी कारण है उस कारण का अपोज करता है। यानी यदि घट रहा होता है फ्लक्स तो उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, और बढ़ रहा होता है घटाने की कोशिश करता है। कौन? ईएमएफ इंड्यूस। कैसे करेगा? क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस एक अपना इंड्यूस करंट देगा और इस इंड्यूस करंट से एक फ्लक्स और डेवलप होगा। दैट इज गिवन बाय द लेंज लॉ। देखिए थोड़ा लेंज लॉ को, और यहाँ पे इस तरीके से वही चीज एक कॉइल के फॉर्म में दिखाई गई। देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। जैसे ही इसके पास जाना शुरू हुआ, देखिए एक करंट इंड्यूस होना शुरू होगा। देखिए
ये रेड कलर से जो दिखाई दे रहा होगा आपको एरो, उसको ध्यान से आप देखिए। यानी ये नॉर्थ है, इसके पास लेके जा रहे थे। दिस कॉइल इज आल्सो बिहेव लाइक ए मैग्नेट वेयर द नॉर्थ पोल अप्रोचिंग टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ द कॉइल। एंड इफ वी चेंज द पोलैरिटी, देखिए पोलैरिटी को यदि मैं चेंज कर दूं, यानी अब इसके देखिए नॉर्थ, अब इसको दूर लेके जा रहे हैं। दिस वन बिहेव लाइक ए साउथ पोल, दिस वन बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल बिकॉज द मैग्नेटिक लाइन डिक्रीजिंग। ओके और दिस रेड एरो, मूविंग रेड एरो शो द इंड्यूस करंट in the coil when the bar magnet moving away and in toward the coil. Okay, चलिए EMF induce in moving conductor in uniform magnetic field। आइए देखते हैं, अब न्यूमेरिकल अप्रोच पे आते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए कि व्हाई द EMF इज इंड्यूस। ये हमने एक कंडक्टर लिया और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। यदि मैग्नेटिक फील्ड B है और यदि इसको V वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और इसका लेंथ यदि L है, तो आप थोड़ा ये देखिए, एक शॉर्ट सा छोटा डेरिवेशन है। और देखिए जो इलेक्ट्रॉन है, इस V की वजह से, V वेलोसिटी से ये भी मूव कर रहे होंगे जो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इस पर एक फोर्स लगना शुरू होगा। देखिए V इधर है तो इलेक्ट्रॉन है तो जस्ट अपोजिट लेना प्रोटॉन की तरह, ऐसे इधर कंसीडर आप कर लीजिएगा, V इधर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इस पर फोर्स लगना शुरू होगा टूवर्ड डाउनवर्ड, कहेंगे A और इसको B। तो B इंड की तरफ फोर्स लगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इसके अपोजिट इंड पे पॉजिटिव चार्ज या हाई पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे लो पोटेंशियल। देखिए दिस वन इज द हाई पोटेंशियल ड्यू टू सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव कर रहा है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है। अब यही जो EMF, इनके पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, इनके पोटेंशियल का डिफरेंस ही EMF इंड्यूस कहलाता है। वही हमें निकालना है कितना इंड्यूस होगा। तो यह इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कब तक चलती रहेगी? जब तक इस पर फोर्स लगता रहेगा इलेक्ट्रॉन पे। अब देखिए, यानी एक ऐसा इंस्टेंट आएगा कि दिए हुए मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगना बंद हो जाएगा दिए हुए वेलोसिटी पे, और फिर इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएंगे। देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल यदि मैं VA कहूँ और यहाँ का पोटेंशियल VB कहूँ, तो VA माइनस VB लेट से वह E है, और यही E आपका EMF इंड्यूस है। पहली बात ओके, आप इसको समझ चुके हैं। निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका लेंथ L है। जैसे ही एक भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहाँ पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग चलती रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहेगा, यानी EMF इंड्यूस की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो बात करते हैं कि दिए हुए पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू होता है फार्मूला ED। एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा फ्रॉम हाई से लो पोटेंशियल बीच में, तो VA माइनस VB को हम E से डिनोट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल E से। नोटेशन पे ध्यान रखिएगा। और लेंथ ऑफ द वायर L। तो ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 बोल दिया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे E बराबर E इज इक्वल टू E इंटू L। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज द E बाई L। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हाई टू लो, देखिए पेन का कलर चेंज करता हूं मैं। देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। तो इस इलेक्ट्रॉन पे
जैसे ही शिफ्टिंग शुरू हो गई इस इलेक्ट्रॉन पे, देखिए एक तो इधर फोर्स लग रहा था, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स एफ बी, एफ एम लिख दिया मैग्नेटिक फोर्स एफ एम, और इस इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पे, दैट इज एफ ई, और दैट इज इक्वल टू क्यू ई, विच इज इक्वल टू ई इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और उसी टाइम पे इस पे एक फोर्स लगेगा दैट इज वी क्यू वी बी, तो यहाँ पे क्यू ई और वी एंड बी। देखिए स्टार्टिंग में होगा क्या, जरा ध्यान से समझिएगा, जैसे ही ये मूव करना शुरू करेगा ईएमएफ इंड्यूस इतना ज़्यादा नहीं होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाएगी कि ये इस फोर्स को बैलेंस कर सके। तो ये ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करता है, जैसे जैसे मूव करता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा इंस्टेंट आएगा कि दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देंगे और जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो चुका होगा वही ईएमएफ इंड्यूस फाइनल हो पाएगा फॉर दिए हुए V और L के लिए। अच्छा, तो यानी Fm इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और EVB इज इक्वल टू E इंटू E, ये कैंसिल आउट हो गया, एंड VB इज इक्वल टू E, और यहां से E बराबर यदि देखें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट E की वैल्यू हम EMF इंड्यूस यानी E बाई L रखेंगे, तो VB इज इक्वल टू E बाई L, और यहां से E इज इक्वल टू हो जाएगा BLV, और दिस EMF is called motional EMF. B is the magnetic field, L is the length of wire or a rod, and V is the velocity. ध्यान रखिएगा यहाँ पे BLV जो रिजल्ट आया हुआ है वह वायर, देखिएगा पहले वायर का जो भी लेंथ है उसके लेंथ के अलोंग वेलोसिटी नहीं है, लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। यदि यही वेलोसिटी ऐसे होता तब शायद यह रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि मैग्नेटिक्स लाइन कट नहीं होती, और जिस प्लेन में यह वायर है उस प्लेन से ये भी परपेंडिकुलर है, यानी ये दिए हुए कुछ कंडीशन के साथ है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए यदि मैं ऐसे देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वायर है, वायर को यदि मैं ऐसे मूव करूं, ध्यान दीजिएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड B है और ये V वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, ये मेकिंग एन एंगल थीटा है, लेंथ है। तो अब V को ही ब्रेक कर दीजिए दो पार्ट में, इधर हो जाएगा आपका V cos थीटा और इधर हो जाएगा V sin थीटा। पर आप जरा समझिए कि क्या मैग्नेटिक्स लाइन कट होंगी, जरा सोचिएगा, ऐसे समझिए कि इधर ऐसे पानी का फ्लो है, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर भी बना दिया। अभी तो हमने जो केस डिफाइन किया कि यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे उस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, लेंथ ऑफ वायर और मैग्नेटिक फील्ड एक ही प्लेन में है, पर वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर ले लिया हमने। अब देखिए इधर है पानी का फ्लो, ऐसे समझिए, और ऐसे आप पेन से लिए, अब पेन से आप ऐसे मूव करेंगे तो यह पानी की जो स्ट्रीम लाइन से या जो धारा है आप ऐसे मूव करेंगे तो कट होगा, या ऐसे भी मूव करिए, या ऐसे मूव करिए, या आप ऐसे मूव करेंगे तब कट होगा। तो आप पाएंगे क्या, नहीं विकास गलत है, BLV साइन थीटा नहीं होगा, बी केयरफुल हियर। यहाँ पे आपको उस धारा को या उस स्ट्रीम को काटने के लिए आपको ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे। कुछ बात समझ में आ रही है? तो V का मूवमेंट यानी V एक तो लेंथ के परपेंडिकुलर होना ही चाहिए, साथ में
भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। ये दोनों ही कंडीशन होंगे तभी ऐसा संभव होगा। यानी यहां पे लिखेंगे क्या कि नो मैग्नेटिक्स लाइन कट, मैग्नेटिक्स लाइन कट ही नहीं हो रहा है, लाइन कट, मैग्नेटिक लाइन ही कट नहीं होगा, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस 0 होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। हाँ, इसको आप लोग लिख चुके होंगे। थोड़ा यदि मैं इसको ऐसे कहूं, देखिए देखिएगा, ये मैग्नेटिक्स लाइन ऐसे इनटू द प्लेन है और लेंथ इस तरीके से दिया हुआ है और लेंथ v से। अब जरा सोचिए, स्ट्रीम समझिए, स्ट्रीम की तरह समझिए, मैग्नेटिक लाइन को ऐसे गई हुई है, इधर आ गया, ये एंगल थीटा है, ये हो गया v cos थीटा और इधर हो गया v sin थीटा। अब जरा सोचकर बताइए, पहले बताइए मैग्नेटिक्स लाइन कट होंगी कि नहीं होंगी? यदि ऐसे, यदि इससे ऐसे मूवमेंट होगा तो कहीं कट होंगी जरूर, पर यदि सिर्फ ऐसे होंगी, धारा देखिए ऐसे है और इस तरीके से ऐसे जाएंगे तो मैग्नेटिक्स लाइन कट नहीं होंगी, ठीक है। हाँ, ये इस तरीके से कट की जाएंगी, ऐसे ऐसे कट जाएगा ऐसे। तो यहां पे ईएमएफ इंड्यूस यदि बात करें तो E इज इक्वल टू बी एल एंड v साइन थीटा। तो L को v के परपेंडिकुलर तोड़ दीजिए या v को L के परपेंडिकुलर तोड़ दीजिए, दोनों पॉसिबिलिटी में सेम आंसर आने वाला है। अब वो क्लियर हो चुका होगा। और यहां पे देखिए v साइन थीटा जो है, एक तो लेंथ के परपेंडिकुलर है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है उसके भी परपेंडिकुलर है, इसलिए मैग्नेटिक लाइन कट हो रही है। समझ में आ चुका होगा आपको। और तो हमने लिखा ला कि ईएमएफ इंड्यूस बाय मूविंग रॉड या मूविंग वायर। यदि हम रॉड को रोटेट करें, यदि ट्रांसलेशनल मोशन ना करें, यदि ऐसे रोटेट होगा, तब के केस में क्या होगा? ऐसे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ध्यान रखिएगा जो रिजल्ट अभी मैं कराने जा रहा हूं, इस सारे रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है। और ये लेंथ L है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड B है। अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ के हर एक एलिमेंट का, देखिए हर यहाँ से x डिस्टेंस के बाद एक एलिमेंट लिया dx, और इस dx की जो वेलोसिटी होगी दैट इज इक्वल टू ओमेगा x होगी, ओमेगा आर या ओमेगा एक्स। हर एक एलिमेंटल लेंथ के लिए अलग अलग होगा, हर एलिमेंटल लेंथ अलग अलग सर्कल में मूव करेगा या अलग उसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी, है ना। तो ईएमएफ इंड्यूस अभी तो हमने देखा, या मोशनल ईएमएफ E इज इक्वल टू बी एल वी, या तब करेंगे जो अक्रॉस द होल लेंथ एवरी एलिमेंट मूविंग विद दिस वेलोसिटी v विच इज परपेंडिकुलर द लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ यहां पे क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है, हर एक एलिमेंटल लेंथ पे हम चेकआउट करेंगे कि देखेंगे क्या ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। तो यहां E से नहीं DE से मूव करेंगे, DE इज इक्वल टू बी एंड लेंथ इज dx लेंथ पे देखेंगे और v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स एंड वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to r 0 to L and the result will be E. Now in this case E is equal to b omega and limit को पुट करेंगे तो L square by 2. This will be the result when a rod is rotating in a uniform magnetic field, then EMF induced which is equal to b omega L square by 2. Okay. Motional EMF explained by Faraday's law. अभी हमने देखिए v वेलोसिटी से मूव कर रहा है t इज इक्वल टू 0 पे, यह लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड B। अब इसी को फैराडेज लॉ के हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं। हम लोगों को पता है d फाई बाई डी टी इज इक्वल टू EMF इंड्यूस होता है, इसका यूज करना चाहते हैं। देखिए t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे होगा और रॉड
t इज इक्वल टू टी या वेरी स्मॉल टाइम dt में यह कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा विच इज इक्वल टू v dt, डिस्टेंस आगे बढ़ेगा। तो इससे कितने मैग्नेटिक्स लाइन या कितने फ्लक्स एसोसिएट होंगे कितने एरिया के, तो विच इज d फाई इज इक्वल टू b इन डॉट da, और आप देखिए b तो गिवन है और एरिया यदि देखें तो यह लेंथ है l और यह चौड़ाई v dt मूव किया, तो l v dt इज इक्वल टू d फाई, एंड d फाई बाई dt इज इक्वल टू बी एल भी। देखिए बहुत तुरंत आ गया, दैट इज इक्वल टू ई। पर यहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं पता चला कि कौन सा हाई पोटेंशियल पे होगा कौन सा लो पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेवल से चीज़ों को नहीं हमने समझा। तो यहाँ पे हमें यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल। देखिए अब अलग अलग तीनों इंडिकेशंस हो जाएंगे, पाम का, थंब का और फोर फिंगर का। तो देखिए सबसे पहले हम भी के डायरेक्शन में फोर फिंगर सेट करेंगे। फोर फिंगर, देखिए ध्यान से समझिए इसमें कैसे लगाएंगे राइट हैंड पाम रूल इन डायरेक्शन ऑफ भी कैप, एंड ध्यान रखिएगा उसी भी की तरफ जो एल के परपेंडिकुलर हो, एंड पाम टुवर्ड बी कैप, देन थंब विल गिव यू हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल बता देगा। तो अदर इन ऑटोमेटिक लो पोटेंशियल, देखिए इधर V मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो ये हाई पे हो जाएगा और ये लो पे हो जाएगा, हाई एंड लो। तो सेम रिजल्ट हमने मोशनल EMF निकाला बाय यूजिंग द फैराडेज लॉ। हाँ ठीक है, हमने देख लिया इसको। EMF इंड्यूस इन कंडक्टर इन मूविंग इन एनी डायरेक्शन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच आर कंक्लूडिंग द ऑल द प्रीवियस कंसेप्ट। ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ों को अब हम लोग समराइज करते हैं। यदि मैग्नेटिक फील्ड में यदि रॉड, देखिएगा ध्यान से, यदि रॉड ये है और लेंथ यदि L है और यदि V वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो लेंथ के अलॉन्ग है BB परपेंडिकुलर, तो EMF इंड्यूस इज इक्वल टू BLV लिख सकते हैं तुरंत। यदि ऐसे है और ये V दे रखा है और ये एंगल थीटा है, तो आपको EMF, ये लेंथ L है तो आपका V का वो कंपोनेंट ले लेना होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू BL एंड V साइन थीटा होगा। और यदि यही ऐसे यदि मूवमेंट होगा V का, तो यहाँ पे EMF इंड्यूस इस केस में 0 होगा क्योंकि कोई मैग्नेटिक्स लाइन कट नहीं होंगी। और ज्योमेट्री जरा देखिए, यदि एक रैंडम शेप ले ले ऐसे और कहेंगे इसमें कितना EMF इंड्यूस होगा यदि यह मूव कर रहा होगा V से, तो सबसे पहले इस रैंडम शेप को न देखते हुए इस एक एंड को दूसरे एंड से मिलाया, यही लेंथ आपका इफेक्टिव लेंथ होगा। यदि V ऐसे दे रखा है परपेंडिकुलर है तब तो ठीक है, V परपेंडिकुलर लेंथ के भी, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द बोथ ऑफ द एंड है, ठीक है, अच्छी बात है। मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है भी। डायरेक्ट EMF, ये देखिए कैपिटल L पूरा लेंथ दे रखा है, पर ये जो लेंथ यहाँ से यहाँ मिला वो स्मॉल l है, तो EMF इंड्यूस होगा BL भी होगा। उसको कितना बड़ा है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यदि और देखिए, यदि हम एक ऐसे कंसीडर कर लें और इसका रेडियस हम ले लें R, और ये देखिए V से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इफेक्टिव जो लेंथ होगा L इज इक्वल टू आपका 2R होगा, और 2R के से ये देखिए V परपेंडिकुलर है तो कहेंगे हाँ ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो EMF इंड्यूस होगा E इज इक्वल टू BL एंड V के जगह हम लिख सकते हैं, और L के जगह 2R, तो B इंटू 2R इंटू V हो गया आपका, तो 2BRV ये होगा EMF इंड्यूस इन दिस केस। हाँ, यदि यहीं पे कुछ एंगल यदि दिया होता है, यदि ऐसे दे दिया होता, V को ऐसे बना दिया होता, थीटा दे दिया तो V का वो कंपोनेंट लेते जो इस 2R के परपेंडिकुलर होता, तो वही V की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाती।
आपको समझ में आ गया होगा इन डिफरेंट ज्योमेट्री से कि हाउ द ईएमएफ इंड्यूस बाय द वायर व्हेन द मैग्नेटिक लाइन इज कट थ्रू इट। ओके, लिखिए इसको। ईएमएफ इंड्यूस इन रोटेटिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने देख लिया था। अब क्वेश्चन है, देखिए ए कंडक्टर पी क्यू आपको दिखाई दे रहा होगा ऑफ लेंथ L is moving with uniform velocity v as shown the parallel of the long straight wire carrying a current capital I. Find the EMF induced in the conductor PQ. आप यहाँ से देखें तो इस वायर से हर एक एलिमेंट पे v से मूव तो कर रहा है, यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता तो BL भी लिख के खाली हो गए होते हम, पर यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो हर एक पोजीशन पे अलग अलग होगा। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से x डिस्टेंस पे कोई भी एलिमेंट यदि कंसीडर करें dx, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखिए तो होगा B, और B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 x होगा, और x के हर एक डिफरेंट वैल्यू के लिए यानी डिफरेंट लोकेशन के लिए अलग अलग B होगा। यानी यहाँ पे B ही वेरी कर रहा है, पर ये तो क्लियर है कि B इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये V के भी परपेंडिकुलर होगा। सारे कंडीशन हमारे ट्रू होंगे। अब आइए ईएमएफ इंड्यूस की बात करते हैं, तो DE इज इक्वल टू बी एल, एंड L के जगह हम dx पुट करते हैं, dx और हर एक dx एलिमेंट की वेलोसिटी v है। B को ओपन किया हमने म्यू नॉट I अपॉन 2πx इंटू dx, और v को हम इधर लिख दिया। चलिए, दैट इज इक्वल टू DE। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करें या पूरा का पूरा PQ रॉड कवर हो जाए, तो x की वैल्यू यदि r रखेंगे तो p इंटू p आ जाएंगे, और r प्लस l रखेंगे तो q इंटू p आ जाएंगे। दिस विल बी इंटीग्रेट फ्रॉम r टू r प्लस l, एंड दैट बी EMF E, and the final result will be mu naught IV upon 2π ln r प्लस l बाई r। log a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर देंगे। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर शो ए कंडक्टर OA of length L is placed along the y axis which one end at origin, देखिए एक एंड ओरिजिन पे है, यही आपका है रॉड AB, ऐसे इसको मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूं, और यह V नॉट से इधर मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इसको दे रखा। मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कुछ ऐसे है, तो यहां पे ये L है बेटा, L, और लेंथ ऑफ रॉड भी आपका L है, तो B नॉट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई L स्क्वायर टेस्ला इफ द कंडक्टर मूविंग with velocity v naught I cap, तो फाइंड आउट द EMF इंड्यूस इन दिस रॉड। सेम वही कंसेप्ट है, यहां से ओरिजिन से y डिस्टेंस ऊपर एक एलिमेंट लीजिए dy, और इस ये dy भी v नॉट से मूव कर रहा होगा, पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू यदि 0 है, तो यहाँ पे देखिए इस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड b बराबर आपका b नॉट होगा, क्योंकि y बराबर 0 होगा। और L पे जब आएंगे तो देखिए ऐसे x एक्सिस के पैरेलल ऐसे मैग्नेटिक लाइन है ऐसे, और वह ये ध्यान दीजिएगा कि यह y पे डिपेंड कर रहा है, तो y एक्सिस यानी y के हर एक कोऑर्डिनेट पे वैल्यू पुट करते जाएंगे और b की अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे L जब पुट करेंगे तो L स्क्वायर बाई L स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे b बराबर 2b नॉट हो जाएगा, 2b नॉट। तो देखिए क्या करेंगे आप, यहां से y डिस्टेंस के बाद dy, तो सेम वही रिजल्ट, de बराबर bl भी, b की वैल्यू y बराबर y पुट कीजिए आप, तो b नॉट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ये हो गया b, L आपका है dy एंड इंटू v नॉट। दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L एंड दैट विल द रिजल्ट E। जरा इंटीग्रेट करते हैं इसको, E इज इक्वल टू बी नॉट V एंड
जरा देखिए y अंदर आएगा तो y लिमिट पुट करेंगे तो l प्लस ये हो जाएगा y क्यूब बाई 3 और लिमिट पुट करेंगे तो l क्यूब बाई 3l स्क्वायर, तो l स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा एंड द फाइनल रिजल्ट इज e इज इक्वल टू 4 बाई 3 b नॉट v नॉट l. This is the EMF induced for this varying magnetic field. Okay. The next question is the figure show a rectangular wire loop ABCD with length L and breadth B. The wire having a resistance lambda per unit length. ये नहीं है, रेजिस्टेंस लैम्डा ओम लिखना चाहिए था यहाँ पे, कोई बात नहीं, लैम्डा पर यूनिट लेंथ। इफ द लूप इज पुल्ड आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एज शोन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस vb माइनस vc एंड va माइनस vd। चलिए इसको L लेंथ कंसीडर कर लीजिए और यह B है और इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर खींचा जा रहा है और पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस। जरा खुद से सॉल्व कीजिए, तो कीजिए इसे। ओके, देखिए सबसे पहले सबका रेजिस्टेंस ऐसे बना लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा एल, लैम्डा बी, लैम्डा एल, लैम्डा बी। अब ए बी सी डी वायर में देखिए ए बी तो मैग्नेटिक्स लाइन को कट करेगा ही नहीं, क्योंकि इसका भी जो है एल के परपेंडिकुलर नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड के ऑलरेडी बाहर है तो यह तो कट करेगा ही नहीं बी सी। डी सी वो भी है वी पर पैरेलल है लेंथ के, तो ये भी नहीं कट करेगा। बात आई ए बी डी की, तो यही सिर्फ कट करेगा, तो इसी में ईएमएफ इंड्यूस होगा। और देखिए वी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये वाला हाई पोटेंशियल पे ये वाला लो पोटेंशियल, एक बैटरी बना दीजिए जिसका ईएमएफ ई दे दीजिए और ई बराबर बी और बी एल भी, तो यहाँ पे एल है आपका बी और बी बी वी, ये हो गया ईएमएफ इंड्यूस। बस एक बैटरी बना दिया। अब देखिए यहाँ से जो करंट पास करेगा तो वह नेट रेजिस्टेंस, एक ही लूप है तो सारे कंपोनेंट सीरीज में होंगे। तो देखिए I इज इक्वल टू ई अपॉन 2 टाइम्स L प्लस बी, यह पूरा लेंथ हो जाएगा और लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस, सॉरी हाँ, और करंट हो गया I ई अपॉन नेट रेजिस्टेंस। अब आते हैं क्वेश्चन पार्ट पे। फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VC। B और C में सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, तो VB माइनस VC इज इक्वल टू I इंटू R। R है आपका लैम्डा B, तो I बराबर पुट करते हैं E अपॉन 2 लैम्डा L प्लस B इंटू लैम्डा B, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, एंड VB माइनस VC इज इक्वल टू ई बी अपॉन 2 L प्लस B। ओके, नाउ VA माइनस VD इज इक्वल टू, देखिए तो A से D की तरफ आइए, तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं, तो माइनस आई आर माइनस आई आर माइनस आई आर 3 बार होने वाला है, पर ध्यान दीजिएगा R अलग अलग है। तो I इंटू आर, आर को देखिए ध्यान से, मैं लैम्डा को कॉमन करके लिखूंगा। देखिए 2 बार L आएगा तो 2L प्लस B और लैम्डा आई आर हो गया आपका। I की वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्ट लिखते हैं वैल्यू E 2L प्लस B डिवाइड बाई 2 L प्लस B, दैट इज इक्वल टू BA माइनस, दिस विल बी योर आंसर। ओके, moving to the next question, a uniform rod AB of mass M and length L is placed over the 2 smooth conducting rail PQ. If the switch
shown as close that t is equal to 0, then find the velocity of rod AB as a function of time t. ट्राई कीजिए जरा इसको। AB रॉड पे फोर्स लगेगा और ये दोनों हॉरिजॉन्टल रेल्स हैं, ये वर्टिकल नहीं समझिएगा, ये हॉरिजॉन्टल रेल्स हैं, उस पे रखा हुआ है, यानी मास ऑफ AB रॉड को जो बैलेंस करेगा वह नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा जो एक्सर्ट करेगा PQ रेल्स। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे करंट फ्लो करेगा और वह करंट E/R होगा t इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस R ही दिया है। तो जैसे ही करंट I फ्लो करेगा इस रॉड पे फोर्स लगेगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अदर फोर्स इज I L × B होता है, तो वह फोर्स उस रॉड को एक्सेलरेशन देगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। करिए, ये हिंट रहा, कीजिए तो। ओके, देखिए ये जो AB रॉड है इस पे फोर्स, जैसे इसमें करंट I फ्लो करेगा, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे I इज इक्वल टू E/R होगा, और जैसे ही करंट फ्लो करेगा, देखिए ऐसे करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस पे फोर्स लगेगा और वह फोर्स भी F इज इक्वल टू ILB होगा, जो कि I ये वाला होगा। t इज इक्वल टू 0 का सिचुएशन है, पर किसी भी टाइम t पे या रॉड यहाँ पे आ चुका होगा, क्योंकि वह एक्सेलरेट हो चुका होगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी हो गई और इस वेलोसिटी की वजह से अब एक और फिनोमिना ऐड हो जाएगा विच इज मैग्नेटिक इंडक्शन, और उसकी वजह से एक EMF इंड्यूस होगा। देखिए V इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये वाला हाई और ये वाला लो पे, इसको हमने E' कह दिया और E' इज इक्वल टू BLV। तो किसी t इज इक्वल टू टी टाइम पे, हम जनरल टाइम पे स्टडी करेंगे ना, तो I इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए तो कहेंगे नेट EMF, क्योंकि दो बैटरी हो गई साथ में, एक ओरिजिनल बैटरी और एक EMF इंड्यूस और रेजिस्टेंस R। अब करंट ऐसे फ्लो करेगा विच इज E-E'/R और विच इज इक्वल टू E-BLV/R। ओके, एंड फोर्स वही ILB पर अब इस I से अब डिफाइन होगा। फोर्स कितना लगेगा, तो कहेंगे F इज इक्वल टू ILB और मास से डिवाइड कर देंगे तो ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा। चलिए, तो A इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं A इज इक्वल टू ILB/M, I इज इक्वल टू देखिए E-BLV/R इंटू L इंटू B बराबर A इज इक्वल टू dV/dt। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, dV/E-BLV इज इक्वल टू dt और BL/R। अब देखिए, जब समय 0 था उस समय वेलोसिटी 0 था और किसी टाइम t पे वेलोसिटी v होगा। दिस इज द इंटीग्रेशन लिमिट, बहुत ही आसान कंसेप्ट। इसको यदि हम इंटीग्रेट करें तो देखिए ये हो जाएगा ln E-BLV और इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड होगा बाई BL इज इक्वल टू BLT/R। अब देखें आप तो, और इसमें लिमिट पुट करना है फ्रॉम 0 टू V। तो जब V के जगह हम V पुट करेंगे तो वही होगा, जब 0 पुट करेंगे तो E बचेगा, तो log A माइनस log B का फार्मूला फिर से लगेगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ln E-BLV एंड डिवाइड बाई E हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको उधर भेजिए, -B²L² T/mr, और यहाँ से हम लिमिट हटाते हैं, लॉग हटाएंगे तो E के पावर में चला जाएगा उस साइड, तो E-BLV/E
इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस, इसको इस पूरे टर्म को मान लीजिए हमने x है तो बाद में x की वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसमें इसको हटा रहा हूं और ये हो जाएगा 1 माइनस बी एल भी बाई ई इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स। एंड देखिए यहां से इस टर्म को इधर कीजिए तो अब e इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर x, ये हो गया, सॉरी e नहीं, बी एल भी बाई ई। देन v इज इक्वल टू e बाई बी एल एंड 1 माइनस ई टू दी पावर x को अब रखे माइनस x को, तो पूरी वैल्यू लिख देते हैं माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर। ये रहा v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। ये देखिए क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। ओके, yes. Moving to the next question, in a figure a wire ring of radius capital R is in pure rolling on a surface. Find the EMF induced across the top and bottom point of the ring at any instant. ध्यान से देखिए, यहाँ से टॉप पॉइंट कोई भी ले लीजिए A और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए B, जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह हो जाएगा 2r। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि ये 2r ऐसे हर एक इंस्टेंट पे ऐसे ये घूम रहा होगा, तो टॉप और बॉटम के क्रॉस तो कितने से ओमेगा से, तो बस रिजल्ट लगा दीजिए, EMF इंड्यूस इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2 b और आर स्क्वायर नहीं, यहाँ पे जो रिजल्ट होगा एल स्क्वायर, एल की वैल्यू यहाँ पे 2r होगी, ओमेगा 2r का स्क्वायर, दैट इज फाइनल आंसर 2b ओमेगा आर स्क्वायर विच इज द EMF इंड्यूस अक्रॉस द टॉप एंड बॉटम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको ये खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन है फिगर शो ए सेमी सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस r एंड रेजिस्टेंस r एंड रेडियस स्मॉल a हिंस दैट पॉइंट ओ। जरा देखिए ये ऐसे है और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पॉइंट अंडर बाउंड्री दिस एंड मैग्नेटिक फील्ड दिस। हाँ, यदि ओमेगा एंगुलर स्पीड से इसको यदि रोटेट किया जाता है तो देखिए सबसे पहले ये OB वाला मैग्नेटिक्स लाइन को कट करेगा, इस पे EMF इंड्यूस होगा, लुक लाइक दिस इसकी, ठीक है। तो कैसे होगा EMF इंड्यूस, E बराबर 1/2 b ओमेगा और आर स्क्वायर, आर आपका A है, तो A स्क्वायर, कोई बात नहीं, थोड़ा इसको मैं इधर लिख देता हूं। तो E इज इक्वल टू बी ओमेगा A स्क्वायर बाई 2। अब इसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा वह ऐसे फ्लो करेगा सर्किट में, तो I इज इक्वल टू E बाई टोटल रेजिस्टेंस आपका R दिया है, तो E बाई R या हम लिख सकते हैं B ओमेगा A स्क्वायर बाई 2R। यह करंट फ्लो करेगा। यह करंट कब तक फ्लो करेगा, जब तक यह मैग्नेटिक लाइन को कट करेगा। तो ये A इंड है, यह B है और यह O है, तो OB जो कट करेगा कब तक कट करेगा, जब हाफ ऑफ द साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हाफ ऑफ द साइकिल कंप्लीट होगा उसके बाद देखिए कौन सा वाला सेक्शन कट करेगा, जब ये पलट जाएगा, ये कुछ ऐसे शेप में जब आना शुरू होगा तो A इंड इधर हो जाएगा, B इधर हो जाएगा, OA। तो अब OA इंड कट करेगा, तो अब देखिए ऐसे मैग्नेटिक्स EMF इंड्यूस होगा और उसकी वजह से जो करंट का जो फ्लो होगा वह कुछ इस डायरेक्शन में होगा, पलट जाएगा। पहले देखिए, पहले एंटी क्लॉकवाइज होगा, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज होगा और करंट की वैल्यू वही होगी। इसमें समझने वाला कंसेप्ट सिर्फ इतना था कि स्टार्ट ऑफ द हाफ साइकिल OB will cut the magnetics line, after that OA will cut the line, and after the half time interval they will alternatively change the direction of current, because the line which are cut the magnetics line which will be changed from OA to OB
अगेन OB to AA OA। ठीक है, तो और कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा तो कह रहा है इसका ग्राफ बनाइए। तो ये देखिए, अभी मैं होमवर्क कर रहा था, आप लोगों को मैं बता ही दिया I वर्सेस T का। कंसीडर कर रहा है कि क्लॉकवाइज करंट को पॉजिटिव लीजिए, तो आप स्टार्टिंग में तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो सबसे पहले यहां पे ऐसे बनाएंगे जहां पे करंट की वैल्यू I -I लिख दिया। जैसे ही हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर देखिए इसके बाद ये वाला ग्राफ मिलेगा, डॉटेड बनाते जाएंगे यहां से I, फिर हाफ साइकिल कंप्लीट होगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर हाफ साइकिल कंप्लीट होगा, ये ऐसे बनता चला जाएगा। और I की वैल्यू होगी B⍵A²/2R। ये रहा इसका ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द मोशनल EMF अंडर एक्सटर्नल फोर्स एंड द पावर ट्रांसफर। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको भी मोशनल EMF मैंने कराया, और मोशनल EMF पे बेस्ड आप लोग क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।